अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराह साग। आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं फरहंदा शहनाज की बुक में। चैप्टर नंबर 4 कहलाता है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम बेसिकली वर्ड नर्व्स से निकला है। जितना जो असाबी निज़ाम है या दिमाग का जो ब्रेन सिस्टम है उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। बेसिकली ये एक बायोलॉजी का चैप्टर है और साइकोलॉजी में इसलिए इंटीग्रेट किया गया है क्योंकि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी इज द बेसिकली स्टडी ऑफ सोल, और जो स्टडी ऑफ सोल है और उसमें ब्रेन प्रोसेसेस जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें हमें बेसिक ब्रेन स्ट्रक्चर्स का पढ़ना ज़रूरी है। ये ऐसी है कि अगर हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें गाड़ी के बारे में ज़रूरी मालूमात, उसके स्ट्रक्चर, उसके इंजन और उसकी बॉडी शेप के बारे में हो। बस उतनी सी इन्फॉर्मेशन हमने साइकोलॉजी में पढ़नी है, बहुत डीपली हमने इसे स्टडी नहीं करना। क्वेश्चन वाइज अगर नर्वस सिस्टम में से कोई भी क्वेश्चन आता है हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी पहला जो पैराग्राफ है उसी में ही गिवन है। अ नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दैट अलाउज एन ऑर्गेनिज्म टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। यानी जो नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली इसके अपने सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। वो इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि वो हमारी बॉडी की तमाम इंफॉर्मेशन, चाहे वो हमारी बॉडी के इनसाइड हो या आउटसाइड हो, वो सारी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसके बाद कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं उस पर। जो हम इसकी टाइप्स के बाद इसके जो पार्ट्स पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के, उसकी जो हेडिंग्स है हमारे पास, ये ट्री हमारे लिए बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर ये वाला जो गिवन है नीचे ट्री, यानी मेनली हम इसकी जो पहले पैराग्राफ में ये वाली डेफिनेशन गिवन है ये करके हम सीधे इसकी पार्ट्स के ऊपर आ जाएंगे। मिडल के पैराग्राफ सब स्किप कर देंगे। नर्वस सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन वाइज पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम कभी नहीं आता, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से भी सिर्फ ब्रेन आता है या स्पाइनल कॉर्ड आता है, या फिर सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में से इसकी सब टाइप्स आती हैं। तो मेनली हमने चैप्टर पूरा प्रिपेयर करना है, लेकिन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन स्टिल हमारे पास इसकी सब डिवीजन होती है। अब हम आ जाते हैं बुक के अकॉर्डिंग जो हमारे पास गिवन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफ्रा से निकला है वर्ड। पेरिफ्रा मीन्स बॉडी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, टू पार्ट्स, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमा मीन्स बॉडी और ऑटोनॉमिक तमाम के तमाम रिफ्लेक्स सेक्शंस और वो चीज़ें जो ऑटोमेटिकली बॉडी में हो रही हैं उनसे रिलेटेड होगा। जिन चीज़ों में हमारी मर्जी शामिल है वो तमाम के तमाम हमारे बिहेवियर सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर है। वो तमाम के तमाम हमारी बॉडीली प्रोसेसेस जो हमारी मर्जी के अंडर नहीं है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएंगे, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, हार्ट बीट, हमारी एक्सक्रीशन ऑफ स्टमक की एक्सक्रीशंस है, सारी इंटेस्टाइनल एक्सक्रीशंस और इनसाइड बॉडीली प्रोसेसेस, ये तमाम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर हैं। हर एक की जब हमने डिफरेंट टाइप्स आगे पढ़नी है, स्ट्रक्चर, लोकेशन और उसके बाद फंक्शन, और फंक्शन भी उसका साइकोलॉजिकल फंक्शन हमने लिखना होगा। अगर हम ये तीन चीज़ें लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिटेल्स पर आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। नंबर 1, neurons that carry information from the body to the brain are called sensory neurons. Neurons that carry information away from the brain to all parts of the body are called motor neurons. तो इस तरह वो सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारे हाथ, हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, हमने कप उठाना है, तो अब कप उठाने की जो मूवमेंट है ये हमारे ब्रेन के पास जाएगी। हाथ की जो हमारी जो सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो सेंसेस हैं, वहाँ से ब्रेन के पास जाएगी, फिर हम अपना कप उठाएंगे और वापस रखेंगे। जो वहाँ से ब्रेन इंफॉर्मेशन कन्वे की ये आएगी मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। और अगर इन दोनों के बीच में कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, जो बेसिकली जितना भी ये हम यहाँ पर सब डिवीजन पढ़ते हैं ना, ये हमारे पास ये जो ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कोई भी एक चीज़, जो सिस्टम्स हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं, ये कोई भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं, हर एक के अंदर दूसरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली जो ट्रेन है इसके पास, या एक पाथवे है, जैसे हमारी एक मोटरवे बनती है, वो स्पाइनल कॉर्ड होती है। जो भी ट्रैफिक आ रही है, जिस भी पार्ट से आ रही है, उसने एक दफ़ा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होकर ब्रेन के पास जाना है। और अगर ये कनेक्शन कहीं से भी ब्रेक होता है तो इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसकी जो टू सब ब्रांचेस हैं, इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। जितने भी हमारे
आएंगे, कोई भी हमारी जो बिहेवियर्स आएंगे, एक्शंस आएंगे जो जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल मौजूद है, जैसे चाय का कप पकड़ना, ये वॉलंटरी कंट्रोल में आता है, यानी हम अपनी मर्जी से ये काम कर सकते हैं, तो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आएगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमने डिटेल से पढ़ना है न्यूरॉन को, यानी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को। न्यूरॉन्स क्या हैं? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो सिर्फ ब्रेन में पाए जाते हैं। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, डिफरेंट साइजेस और शेप्स होते हैं, और इनके आपस में कनेक्शंस पाए जाते हैं। तो न्यूरॉन्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल सेल्स दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट आवर नर्वस सिस्टम बाय द बिलियंस। दे आर टाइनी एंड कम्प्लेक्स। इसकी सारी वो यहाँ पर इसकी गिवन है कि ये किस किस्म के होते हैं, ये हमने रीड करना है और अपने वर्ड्स में आपने लिखना है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, बेसिकली ये इसका हमारी जो बुक में गिवन है, इसका शेप है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक अंडा हम किसी तवे के ऊपर फेंकते हैं तो उस तरह की शेप बन जाती है। शेप बनानी आपने सीखनी है। जो इसका मिडल पोर्शन है ये सेल बॉडी कहलाता है, सोमा कहलाता है। यहीं से ही सोमैटिक का वर्ड भी निकला है। सोमा जो है ये ग्रीक वर्ड है और ये वहाँ से ये लिटरल टर्म ली गई है बॉडी से। इसके बीच में न्यूक्लियस होता है दैट कंट्रोल्स ऑल दी एक्टिविटीज ऑफ दी न्यूरॉन। ये बीच में नेक्स्ट ये एक हॉट डॉग टाइप ये इसकी एक्सॉन होती है। उसके बाद इसकी ब्रांचिंग ऑफ होती है, जैसे कि पीछे एक रूट्स बनी हुई होती हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है ये इसकी सेल बॉडी में से ट्रेवल करती हुई, एक्सॉन्स में से ट्रेवल करती हुई डेंड्रॉइड्स में से बाहर निकलती है। इस सारे के अंदर न्यूरो केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। यूं ही कोई एक करंट आता है ना, तो ये भरा हुआ होता है, और यहाँ से जो थोड़ा सा भी पुश होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि भरी हुई रेल के अंदर या बस के अंदर लोग लटके हुए हैं और थोड़ा सा भी धक्का पड़े तो जो सबसे बाहर बंदा लटका हुआ है वो बाहर गिर जाएगा। इस तरह से जब यहाँ से थोड़ी सी भी पुश मिलती है, उस थ्रेशोल्ड से ऊपर आता है, तो जो यहाँ पर इसके जो टर्मिनल्स हैं हमारे डेंड्राइट टर्मिनल्स, जो सबसे एंड के ऊपर ड्रॉप होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, ये गिर जाता है। यूं ही ये गिरता है ये अगले के ऊपर जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसकी तरफ चला जाता है। और ये जो सारा प्रोसेस है ये बहुत तेज़ी से होता है, इंतहाई तेज़ी से होता है, और इस तरह से इंफॉर्मेशन कन्वे होती चली जाती है, पास ऑन होती जाती है फ्रॉम वन न्यूरॉन, फ्रॉम दी एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन टू दी डेंड्रॉइड्स ऑफ दी नेक्स्ट न्यूरॉन। इस तरह से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। जो सेल बॉडी है इसमें इस तरह से ये डेंड्रॉइड्स हैं, ये सेल बॉडी, एक्सॉन, और इस तरह इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती जाती है। सेल बॉडी क्या है? ऑल न्यूरॉन्स आर सर्टेन टू हैव अ सेल बॉडी और सोमा। इट कंटेन्स द न्यूक्लियस ऑफ सेल विच कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट कीप्स द सेल फंक्शनिंग। इतनी लाइन हमने इसकी सिर्फ अंडरलाइन करनी है। डेंड्रॉइड्स क्या है? ये अगेन ग्रीक वर्ड है। डेंड्रॉइड्स को ब्रांचेस कहा जाता है। जिस तरह दरख्त की ब्रांचेस होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी भी ब्रांचेस होती हैं, और यहाँ से भी सेंसिटिविटी मिलती है, करंट मिलता है जब, तो वहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके अंदर भरा हुआ होता है वो उस जगह से लूज कर जाएगा और नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसकी तरफ ट्रेवल कर जाएगा। टिपिकली डेंड्रॉइड्स रीच आउट टू रिसीव मैसेजेस कॉल्ड न्यूरल इम्पल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। और ये जो चीज़ है, ये जो न्यूरोकेमिकल्स भरे हुए होते हैं और जो बाहर गिरते हैं, इस चीज़ को न्यूरल इम्पल्स कहा जाता है। एक इम्पल्स की फॉर्म में, करंट की फॉर्म में ये गिरती हैं। एक्सॉन्स लॉन्ग टेल होती है, एक्सटेंशन ऑफ न्यूरॉन। इट कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम दी सेल। धक्का डेंड्रॉइड से पड़ता है, एक्सॉन से होता हुआ इसकी ब्रांचिंग ऑफ में से बाहर निकल जाता है। तो एक्सॉन एंड स्वॉलन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टर्मिनल बटन। इसकी जो एंडिंग है, जो एंड पे आती है ना, ये जो लास्ट ब्रांचिंग ऑफ है इसकी, इनको एक्सॉन टर्मिनल्स कहा जाता है। यानी जहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैप्चर हुई वो डेंड्राइट्स हैं। एक्सॉन में से होते होते जो इसकी ब्रांचिंग ऑफ है एक्सॉन टर्मिनल्स की, जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर ने बाहर निकलना है, ये एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। सिर्फ हमने इसकी वन लाइन याद करनी है, बहुत ज़्यादा हमने डिटेल से नहीं करना, क्योंकि इस बुक में काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिटेल से गिवन है, इसलिए हमने इसको कम कम याद करना है। माइलिन शीथ क्या होती है? जिस तरह से कि करंट गुजरता है और हमारे घरों में जो लगी होती हैं इलेक्ट्रिक जो तारें होती हैं उनके बाद इंसुलेशन लगी हुई होती है, इसी तरह हमारी एक्सॉन के गिर्द भी एक इंसुलेशन होती है जिसको माइलिन शीथ कहा जाता है। एक शीट होती है आउटर, ताकि जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है एक्सॉन के जो न्यूरॉन के अंदर वो बाहर ना जा सके। इट इज़ अ वाइट फैटी कवरिंग फाउंड ऑन सम एक्सॉन्स that serves to insulate and protect them from increasing to increase the speed of impulse, ताकि बाहर जो एक तरह से एनर्जी है वो ज़ाया ना हो और डायरेक्टली नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ चली जाए। न्यूरॉन को स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के बाद हम इसकी टाइप्स के ऊपर आएंगे। 3 टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की। सेंसरी न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं
इनको हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहेंगे। ये सेंसरी न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स दोनों इसी के नाम है। टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम सेल्स इन दी that are sensitive to light, sound, body position and the like. Sensory neuron transmit impulses received by receptors to the central nervous system. ये information लेकर जाते हैं central nervous system की तरफ, efferent लेकर जाएंगे, मोटर न्यूरॉन्स लेकर वापस आएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन वापस लेकर आएंगे कि उसने ब्रेन ने क्या हुक्म दिया है, वो सारा हुक्म उस बॉडी के पास वापस पहुंचाएंगे। इनको एफरेंट न्यूरॉन्स कहा जाता है। मोटर न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन्स। अच्छा, इंटर न्यूरॉन्स दैट कनेक्ट दी सेंसरी न्यूरॉन्स विद दी मोटर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट हमने ये चीज़ देखनी है कि ये जो सारा इसका आज नेक्स्ट आ जाएगा फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, यानी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, टाइप्स पढ़ी और फंक्शन, ये काम होता कैसे है सारे का सारा, इसमें हमने याद करना है। दरअसल जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक, जो इसमें आता है करंट कैसे पास होता है, जो रेस्टिंग पोजीशन है, रेस्टिंग पोटेंशियल इज +40। जो ही इम्पल्स मिलती है, जो ही एक करंट पास होने लगता है, तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल है यहाँ से एक्टिव पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट ये जो पीक आती है ये 70 तक जाती है और फिर इसने स्टिमुलेशन में वापस आना होता है। इस तरह हमारे पास ये जो वोल्टेज है ओवर टाइम दो तरह से ऊपर नीचे आती जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें से कैसे गुजर सकता है। इस चीज को साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का नाम दिया जाता है। साइनेप्टिक जंक्शन इज ऑफ ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंस बिकॉज it is here that nerve cells transfer signals. A single neuron discharges or fires when the stimulation reaches the threshold level. The neuron fire in a single burst, brief burst and then inactive for 1,000 of second. The size of neural impulse is constant. Next, यहाँ पर ये चीज़ given है, -70 से इलेक्ट्रिक इम्पल्स +40 पे जाएगी, ये एक्टिव पोटेंशियल है। रेस्टिंग पोटेंशियल इज -70, जब कुछ भी नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, मसलन हम सोए हुए हैं तो -70 है। जो ही कोई स्टिमुलेशन मिलेगी +40 पे जाएगा और उसके बाद वापस आ जाएगा। तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल इस तरह से जो दोनों ये चीज़ें काम करती हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? ब्रेन ने शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं। ऐसा हो कि अगर ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाए और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से उसके पास जाए, फिर नेक्स्ट जाए, तो बहुत देर लग जाएगी। तो ब्रेन ने कुछ न्यूरल शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं। रिफ्लेक्स आर्क्स प्रोवाइड ऑटोमेटिक, रैपिड एंड सिंपल रिस्पॉन्सेज। The body reflex arcs operate largely independent of brain's involvement when the health and safety of the organism is benefited. मसलन हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, जो ही हमारा हाथ उस गर्म चीज़ को लगता है फ़ौरन विड्रॉ हो जाता है, हालांकि हमें पेन बाद में महसूस होता है। उसकी क्या रीज़न है कि ब्रेन जो है हमारा, जो रिफ्लेक्स आर्क है, इसकी रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हमारा ब्रेन बहुत तेज़ी से इस भांप लेता है कि कोई मुश्किल पेश आने वाली है, या हम सड़क क्रॉस करने लगे हैं, गाड़ी हमारी तरफ आ रही है, हम एकदम से कदम पीछे हटा लेते हैं और हमें बाद में एहसास होता है कि हम बच गए हैं। वजह क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से तेज़ी से हमें बचा लिया गया है, हमारी बॉडी ने रिएक्ट किया है और समझदारी से हमें उसको संभाल लिया है। रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व सेंसरी न्यूरॉन्स विच ट्रेवल टू स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्रॉम देयर लिंक्स अप टू मोटर न्यूरॉन्स विच ट्रेवल्स टू अप्रोप्रिएट मसल्स आर ग्लैंड्स। उसके बाद आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक nervous system is not under voluntary controls. These are involuntary movements. Autonomic nervous system is again divided into sympathetic and parasympathetic. Sympathetic, जब कोई emergency situation है, stressful situation है, तो sympathetic nervous system activate होता है। जो पैरासिम्पथेटिक है ये फ़ौरन एक्टिवेट होकर उसको नॉर्मलाइज करता है। जो पैरासिम्पथेटिक है ये काम डाउन और रिलैक्स करता है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस द मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल सिस्टम अलाउइंग मोर न्यूट्रिएंट्स टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड। आफ्टर द डेंजर इज ओवर, द पैरासिम्पथेटिक डिवीजन टेक्स चार्ज एंड डिसेलरेट्स द प्रोसेस। ये जो पिक्चर है ना, ये सब बता देती है इन दोनों चीज़ों को। होता क्या है कि ड्यूरिंग अ फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म एकदम से हमें मसलन ये लगता है कि हमने भी स्पीच देनी है, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि इस टाइम सारी एनर्जी इस सिचुएशन की तरफ होनी चाहिए।
उस सिचुएशन में क्या है कि हमारी जो हार्ट है वो तेज़ी से पंप करना शुरू कर देता है ब्लड, हमारी जो मसल के अंदर एक्सक्रीशंस है वो रुक जाएंगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मुज्तमा कर सकें। हर एक चीज़ बंद हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे जंग होने वाली हो, तो हर एक चीज़ छोड़कर हम कोशिश करेंगे कि हम रेस्क्यू कर सकें और हम सारी एम्यूनेशन अपने जो बॉर्डर्स हैं उधर तक पहुँचाएँ और हर एक चीज़ जो अप टू दी मार्क और हम जंग जीत सकें। तो इस तरह हमारी तमाम तवज्जो मबजूल हो जाती है उस चीज़ की तरफ जो कि हमारे लिए एक स्ट्रेसफुल है या हार्मफुल है या जहाँ पर काम करने वाला है। अगर ये चीज़ सिर्फ एक्टिवेट ही होती रहे और हम एक तरह से एक्सेलरेट ही होते रहें, ये एक्सेलरेट करती है बॉडी को, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हमारी एक तरह से हम जाग जाएंगे ना, एक्टिव करती है ये बॉडी को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट दी बॉडी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और अगर ये एक्टिवेशन बहुत हाई हो जाए तो हम क्लैप्स भी कर सकते हैं, हमारा नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है, हम पैरालिसिस का शिकार भी हो सकते हैं और हमारी बॉडी डैमेज भी हो सकती है। तो टिल अ पॉइंट जब ये बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है, साथ ही पैरासिम्पैथेटिक एक्ट करता है बॉडी के ऊपर, इसको नॉर्मलाइज और रिलैक्स करता है। तो दरअसल सिंपैथेटिक टेंस करता है, एक्साइट करता है बॉडी को, और पैरासिम्पैथेटिक साथ ही रिलैक्स करता है। या फिर हम इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि ये दो भाई हैं, ये भाई बहुत ही पुरसुकून और काम डाउन और रिलैक्सिंग है, सिंपैथेटिक लड़ाका भाई है। बाहर एक बंदा आता है और कहता है बाहर निकलो, मैं देख लेता हूँ तुम लोगों को। अब ये भैया ये छोड़ के जाता है, कहता है मैं देखता हूँ बाहर कौन आया, कौन हमें ललकार रहा है, मैं देख लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ इसको सीधा। अब अगर ये लड़ने बढ़ने चला जाए सिंपैथेटिक, तो फिर तो बहुत ही जंग और लड़ाई होना शुरू हो जाए। साथ ही दूसरा भाई चला जाता है और इसको रिलैक्स करता है, कहता है कोई बात नहीं है, देख लेते हैं, संभाल लेते हैं। तो ये सुलह कराने की कोशिश करता रहता है। तो अगर यही लड़ना शुरू कर दे तो फिर भी बहुत ही डैमेजिंग हो। और अगर सिर्फ ये हो तो सारे लोग इसको रोंद कर आगे चले जाए ना, अगर बॉडी सिर्फ रिलैक्स ही होती रहे। तो कुछ कंडीशन है कि हमें एक्टिवेशन की और स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है ताकि हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इस तरह ये दोनों सिस्टम मिलकर काम करते हैं। और अक्सर जब नर्वस ब्रेकडाउन होता है किसी पर्सन का, तो ये होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने ओवर एक्टिविटी कर ली होती है और पैरासिम्पैथेटिक ने उसको नॉर्मलाइज नहीं किया हुआ होता। इसी तरह कई लोगों के अंदर बहुत ही लो स्टिमुलेशन होती है क्योंकि उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इतना एक्टिव नहीं होता। यहाँ पर क्या है, जो पैरासिम्पैथेटिक है इस सूरत में इनहिबिट टीयर ग्लैंड्स, हर एक ना काम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ये डायलेट्स पीपल, हमारी आंखें फट के बाहर आ जाती हैं, हमारा गला खुश्क हो जाता है, हमारा दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है, हमारे जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारी जो डाइजेशन है वो स्लो डाउन हो जाती है, हमारा बाउल मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कई लोगों का पेशाब निकल जाता है उसी टाइम पे, और इस तरह खौफ के मारे। और ये जो है ये साथ साथ रिलैक्स करता रहता है बॉडी को, अपनी नॉर्मल फंक्शंस जारी रखने में मदद देता है। स्लो हार्ट, सलाइवा दोबारा मुंह में आ जाए, मुंह की खुश्की दूर हो जाए, आंखें नॉर्मल हो जाएं, पिपल्स जो डायलेट हो जाएं, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकाई, फेफड़े दोबारा से काम करना शुरू करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स रिज्यूम हो। तो ये रिज्यूम करता है बॉडी प्रोसेसेस को जो पैरासिम्पैथेटिक है। इस तरह ये दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इकट्ठे चलते हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। इस तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने बेसिकली पढ़ा है, जो मैं इसका थोड़ा दोबारा से कर देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसमें आप न्यूरॉन का